हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारे डेली लाइफ और जो हम आगे जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी। तो हेल्थ की हमसे डेफिनेशन पूछ रहा है क्वेश्चन कि मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं हेल्थ की। सो क्या हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन, और हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस, और हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इसमें से क्या है जो हमारे हेल्थ को डिफाइन करता है? सो बॉडी एंड माइंड बैलेंस्ड कंडीशन में होना, स्माइलिंग फेस होना क्या हेल्थ को डिफाइन करता है, या कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से ही आप बोल सकते हैं कि इंसान हेल्दी है। तो हमारे पास जो जो WHO ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की, दैट हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो देयर इज अ फीलिंग दैट इफ यू आर नॉट इल यू आर हेल्दी। ठीक है, बट हेल्थ इज नॉट जस्ट द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो आप ऐसे सोचते हैं कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, पर हेल्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड है। WHO के डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरिली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिजियोलॉजी को कंसिडर करें तो बैलेंस क्या मीन करता है? बैलेंस सिंपली मीन्स the balance of ionic concentration, hormone concentration. But if the same person is not able to socialize with the members of community, he is not healthy. इसका मतलब है कि अगर जो हमारे पास पर्सन है उसका सारा बैलेंस अगर अच्छा है, आयनिक हार्मोन कंसंट्रेशन, पर फिर भी वो सोशलाइज नहीं कर पा रहा है विथ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो उस पर्सन को हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। देन मेंटल फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। अ पर्सन नीड्स टू थिंक एंड एनालाइज थिंग्स प्रॉपरली टू सक्सीड इन लाइफ। तो हमने क्या देखा कि 3 कंपोनेंट है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजिकल में तो ठीक है, हमारा बैलेंस सही होना चाहिए, डिजीज का एब्सेंस होना चाहिए। देन मेंटल में क्या है? मेंटल हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें थिंक एंड एनालाइज करने आना चाहिए एंड ताकि हम प्रॉपरली सक्सीड कर सके लाइफ में। फिजिकल फिटनेस तो हमने देखा ही, हमें पता ही है। देन फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हमारी सोशल इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ, वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ का। सो हेल्थ इज नॉट लिमिटेड टू अ स्माइलिंग फेस or physical fitness alone. For example, people who have Down syndrome always have a smiling face. A person is a bodybuilder but has less sperm count, then he is not considered healthy. People normally notice the outward appearance, but it is not necessary that a person with strong musculature and physique is healthy. Many of the mentally ill people look physically fit. तो आप देख सकते हैं कि अगर स्माइलिंग फेस है तो हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से अपीयरेंस भले ही अच्छा हो पर वो आपको ऐसे बिट्रे कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस को नोटिस करके आप लेबल नहीं कर सकते कि इंसान हेल्दी है या नहीं है। जैसे बहुत सारे मेंटली इल पीपल हैं, वो बाहर से तो हेल्दी ही लगते हैं। सो इसका क्या मतलब है? आर दे डिफाइनिंग, लाइक आर दे fitting in the term healthy? So no, they are not fitting. So person with strong musculature and physique का healthy होना जरूरी नहीं है। हमें हमें तीनों कंपोनेंट देखने हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल।
तो तीनों फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, तभी हम उस पर्सन को हेल्दी बोल सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। Then we come to question number 2. Question number 2 is the organisms which cause diseases in plants and animals are called pathogens, vectors, insects, or worms. So, the organisms that cause disease in plants and animals, they are called pathogens. तो हमारे पास pathogens क्या है? Are the organisms which cause disease in living organisms like plants and animals. These can enter the body of organisms by various routes. तो pathogens जो है हमारे बॉडी के अंदर वेरियस रूट्स से एंटर कर सकते हैं, एंड दे कैन मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल फंक्शंस रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, तो पैथोजेंस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्ट्स। तो क्या होता है, ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं बाय वेरियस रूट्स एंड दे मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल फंक्शंस। जो हमारे नॉर्मल वाइटल फंक्शंस हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, उससे इंटरफेयर करने लगते हैं। तो तब हम इनको कहते हैं पैथोजेंस। Then vectors transmit infectious agents from the infected person to a healthy person. तो जो ये vectors हैं, ये ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं, और किसके ट्रांसमिशन में? जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ऑलरेडी डिजीज करा चुका है किसी पर्सन में, और उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। देन कम्स व्हाट? इंसेक्ट। तो हमें पता है, तो अगर हम मलेरिया को देखें तो उसमें जो वेक्टर है दैट इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो दैट ट्रांसफर्स, जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। देन इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 pairs ऑफ विंग्स एंड 3 pairs ऑफ लेग्स। सो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज करवा रहे हैं। तो इंसेक्ट्स, हमें पता है कि इंसेक्ट्स तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। देन वॉर्म्स। तो वॉर्म्स जो हैं are invertebrates and are of different types like flatworms, roundworms, segmented worms. तो आप सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को वॉर्म्स नहीं कह सकते, तो हमें एक कॉमन टर्म बताना है कि जो डिजीजेस कॉज कराते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसका अगर हमें एक कॉमन टर्म, अम्ब्रेला टर्म देना हो, ब्रॉड टर्म देना हो, सो व्हाट विल इट बी? देन तो हमारा आंसर आता है पैथोजेंस। सो आप पैथोजेंस के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल सकते हैं विच कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अ क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। तो हम टाइफॉइड के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करते हैं? तो हमें याद रखना है विडाल टेस्ट जो है दैट इज यूज्ड फॉर टाइफॉइड का डायग्नोसिस के लिए। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। इलाइजा क्या है? सो इलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एक टेक्निक है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरैक्शन के का बेसिस है एलाइसा का। तो एलाइसा जो है क्या करती है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन द सैंपल। तो हमारे पास जो सैंपल है उसमें एंटीबॉडीज को मेजर करने के लिए हम एलाइजा का यूज कर सकते हैं। Then we come to ESR, that is erythrocyte sedimentation rate. So erythrocyte sedimentation rate के अंदर it is a technique to find the sedimentation rate of RBCs. It is used to detect inflammation due to diseases like infections, cancer, etc. So जो सेडिमेंटेशन रेट होता है आरबीसीज का वो हमारा ईएसआर से पता चलेगा, और इससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इन्फ्लामेशन डिटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू डिजीजेस लाइक इन्फेक्शंस, कैंसर। तो इन्फेक्शंस है, कैंसर है, उसके वजह से कुछ हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हम ईएसआर से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ईएसआर बेसिकली हमें इन्फ्लामेशन, ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन इन द बॉडी के बारे में बताता है। सो कहीं भी ईएसआर रेज्ड होगा यानी बॉडी में कहीं तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये हमें समझ में आना चाहिए।
देन कम्स हमारे पास पीसीआर। तो पीसीआर क्या चीज है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इट इज अ टेक्निक। तो हम क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए करते हैं। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए से हमें क्या पता चलता है कि कि हमारे पास वायरस है या नहीं सैंपल में। तो अगर बहुत ही कम अमाउंट में भी अगर वायरस है तो हम उसका डीएनए एम्प्लीफाई कर लेंगे, तो एम्प्लीफिकेशन के बाद वो और ज्यादा इजीली डिटेक्ट हो पाएगा। सो दैट इज अबाउट पीसीआर। देन द लास्ट इज विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? ओएनएच एंटीबॉडीज ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। तो हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी की ओएनएच एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनती है। तो हम ये एंटीबॉडीज बनेंगी किसके अगेंस्ट? तो ओएनएच एंटीजेंस के अगेंस्ट। ठीक है। व्हेन देयर सीरा इज टेकन फॉर टेस्टिंग, द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन इट गेट क्लम्प्ड विद द एंटीजेंस प्रेजेंट इन द विडाल किट। तो हमारे पास जो विडाल किट है उसमें ओएनएच एंटीजेंस प्रेजेंट है, और जो हम सैंपल ले रहे हैं उसमें ओएनएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। सो वो कोएगुलेट, वो क्या करेंगी? क्लम्पिंग होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, और हम ऑब्जर्व कर पाएंगे उस क्लम्पिंग को, और उस हिसाब से हम टेस्ट के रिजल्ट को देंगे। सो दैट इज अबाउट विडाल टेस्ट। तो ये डिफरेंट क्लिनिकल टेस्ट है। हमारे पास एलाइजा है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, हमें इनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay, erythrocyte sedimentation rate, then PCR is polymerase chain reaction and Vidal test. ठीक है। Now question number 4 is diseases are broadly grouped into infectious and non-infectious diseases. In the list given below, identify the infectious diseases. तो हमें infectious diseases को identify करना है। कैंसर, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी, स्मॉल पॉक्स। इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, यानी जो एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस एजेंट भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो हमारे पास क्या कैंसर अगर किसी को है तो वो क्या उस इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। सो कैंसर कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन इन्फ्लुएंजा, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है, सो क्या वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फ्लुएंजा ट्रांसमिट कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो सकता है। सो इन्फ्लुएंजा तो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है, या हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज है। देन द नेक्स्ट डिजीज जो हमारे पास है दैट इज एलर्जी। सो क्या अगर मुझे एलर्जी है किसी चीज से, तो क्या मेरे वजह से किसी और को किसी उसी चीज से एलर्जी हो सकती है? तो नहीं। एलर्जीज आर यूजुअली इनहेरिटेड होता है हमारे पास। दे आर नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल है, जनरली हेरिडिटरी या फिर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी जिसके वजह से मुझे एलर्जी हो रही होगी, या किसी को भी एलर्जी हो रही होगी। तो एलर्जी भी जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक को ट्रांसमिट नहीं हो सकती, या इन्फेक्शियस नहीं है। So that was about allergy. Then comes smallpox. तो क्या स्मॉल पॉक्स एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को हो सकता है? जनरली होता है। स्मॉल पॉक्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी रूट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सो स्मॉल पॉक्स भी हमारा जो है इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आता है। सो कैंसर है और एलर्जी नहीं है। सो वन और हमारा 3 जिन भी ऑप्शंस में है वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड द आंसर विल बी 2 and 4। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द स्पोरोजोइट्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। तो जो हमारे स्पोरोजोइट्स हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड से आते हैं इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन, जब वो मच्छर किसी को बाइट करता है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि ये स्पोरोजोइट्स जो हैं वो बनते कहाँ हैं? तो मैंने अभी ही आंसर बता दिया कि वो सैलिवरी ग्लैंड से आते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड से कहाँ से आ रहे हैं। सो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, दो स्पोरोजोइट्स क्या होगा उनका? दे विल एंटर द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो व्हेन दे बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन वेयर दिस
sporozoite fertilizes and multiply multiply in the stomach wall of the female Anopheles and is stored in the salivary gland of the mosquito till it is again transferred to a human body by mosquito bite. तो जो है हमारे पास जो स्पोरोजोइट्स हैं वो हमारे वो जो मॉस्किटो है उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोर्ड रहते हैं, और जब भी ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो ये स्पोरोजोइट्स जो है उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं, और उसके बाद ये स्पोरोजोइट्स लीवर सेल्स तक पहुंचते हैं एंड लीवर सेल्स में जाके दे मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई करने के बाद दे विल अटैक द रेड ब्लड सेल्स को पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं और उनका रप्चर करवाते हैं, जिसकी वजह से हीमोजोइन पिगमेंट रिलीज होता है एंड दिस हीमोजोइन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर एंड चिल्स। जो हमारा हाई रिकरिंग फीवर, चिल्स और शिवरिंग होता है, that is because of the hemozoin pigment that is released from by the rupture of the RBCs। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये और आरबीसीज को अफेक्ट करते जाते हैं, मीरोजोइट, शाइजोंट, डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं एंड फाइनली ये ब्लड के अंदर रहते हैं और फिर ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन फॉर्म्स को लेता है और अपने स्टमक में स्पोरोजोइट बनाता है एंड ये स्पोरोजोइट फिर सैलिवरी ग्लैंड्स तक चले जाते हैं और वहीं पे जाके स्टोर होते हैं। जब भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये क्या होंगे, ये चले जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर। सो और फिर से ये साइकिल जो है दैट इज अ विशियस साइकिल, ये कंटिन्यू होते रहेगी जब तक हम कुछ दवाइयां नहीं देते इंटरवीन करने के लिए इस साइकिल को तोड़ने के लिए। सो दैट इज अबाउट हमारा मलेरिया का कैसे होता है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नाउ we come to question number 6, the disease चिकनगुनिया is transmitted by। तो हमसे पूछ रहा है चिकनगुनिया के बारे में। सो चिकनगुनिया कैसे ट्रांसमिट होता है। सो हमें पता है, हमने देखा था कि वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, दैट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पास पैथोजन का ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, सो विदाउट गेटिंग इन्फेक्टेड। तो जो ये वेक्टर हैं उनको कुछ डिजीज नहीं होता, वो बस एजेंट को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं। और एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या क्या है, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, ये सब है हमारे पास वेक्टर्स। तो हाउस फ्लाई क्या है, तो हाउस फ्लाई जो है हमारा वेक्टर है कुछ डिजीजेस के लिए, और वो कौन कौन से डिजीजेस हैं जिसके लिए हाउस फ्लाई एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है। सो दे आर हमारे पास शिजेलोसिस, टाइफॉइड फीवर एंड कोलेरा। सो शिजेलोसिस, टाइफॉइड फीवर एंड कोलेरा में हमारा जो हाउस फ्लाई है दैट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर। देन कम्स नेक्स्ट एडिस मॉस्किटो। सो एडिस इजिप्टी जो है that causes the transmission of चिकनगुनिया in healthy persons। So जो हमारा एडिस इजिप्टी है वो क्या एक्ट करता है एज अ वेक्टर फॉर चिकनगुनिया। देन कॉकरोच किसका वेक्टर होता है, सो कॉकरोच सैल्मोनेला का वेक्टर होता है जनरली, जो साल्मोनेलोसिस करवाता है। सो साल्मोनेलोसिस जो करवाता है सैल्मोनेला, उसका वेक्टर होता है हमारे पास कॉकरोचेस। देन कम्स फीमेल एनोफिलिस। तो हमें पता है फीमेल एनोफिलिस इज द वेक्टर फॉर मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया कराता है उसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस। सो दैट वाज अबाउट question number 6. Now we come to question number 7. Many diseases can be diagnosed by observing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are indicative of pneumonia? तो हमें निमोनिया के सिम्टम्स को पहचानना है। So is it constipation, nasal congestion and discharge, high fever, weakness, stomach pain, loss of appetite, constipation, or is it difficulty in respiration, fever, chills, cough and headache? आप ही सोचिए कि जो निमोनिया है वो कहाँ का इन्फेक्शन है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सो जो निमोनिया है दैट इज इन्फेक्शन ऑफ मेजरली द लंग पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन है। सो क्या लंग पैरेन्काइमा के इन्फेक्शन में आपको एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा।
देन अगेन यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है. फॉर लंग पैरेंकाइमा इन्फेक्शन यू नीड नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन. देन हमारे पास फीवर, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट. स्टमक से कुछ तो एसोसिएशन होना चाहिए उस डिजीज का ताकि वो सिम्टम्स को कॉज कर सके. सो निमोनिया इज द डिजीज ऑफ लंग पैरेंकाइमा. तो हमारे पास क्या आएंगे, तो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन है, चिल्स हो सकते हैं, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है. सो ये सारे जो सिम्टम्स है हमारे निमोनिया के अंदर हो सकते हैं. सो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हमारे पास नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज हो सकता है. देन हमारे पास लॉस ऑफ एपेटाइट और कॉन्स्टिपेशन का कोई कारण नहीं है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक. ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन अ पेशेंट ऑफ निमोनिया. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड. तो हम कैंसर कॉजिंग जीन्स को क्या बोलते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि कैंसर स्पेशलिस्ट जो होता है उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको. तो कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम ऑन्को जीन्स बोलते हैं, कुछ भी ऑन्को रिलेटेड होगा. सो दैट इज अबाउट कैंसर. ठीक है, ऑन्को इज द वर्ड जो हम कैंसर के लिए यूज करते हैं. सो कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स. So what are genes? Genes serve as functional units of heredity. So जो heredity के functional units हैं उनको हम genes बोलते हैं. So the DNA that makes up a chromosome contains several genes. तो हमें पता है कि DNA में several genes होते हैं. Every gene contains a unique set of instructions और हर gene के पास unique set of instructions हैं for coding proteins और performing a certain function. तो जो जीन्स हैं दे सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस. जो डीएनए एंड आरएनए ऑपरेशंस हैं दे आर गवर्न्ड बाय जीन्स. और ये जो जीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस. तो हमें पता है कि जीन जो है उनके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन या फॉर कोडिंग अ पर्टिकुलर एंजाइम, आप कुछ भी कर लें, तो सारा इंफॉर्मेशन जीन्स के पास ही होता है. तो जो हमारे पास एंजाइम्स बनेंगे या जो भी प्रोटीन्स बनेंगी दे आर क्रूशियल फॉर कैरिंग आउट मेनी केमिकल रिएक्शंस एंड फंक्शंस इन द बॉडी. और जो एंजाइम्स होती हैं दे आर मोस्टली प्रोटीन्स. देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय जीन्स इज अकाउंटेबल फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस. तो ठीक है, हमारे पास जो भी प्रोटीन्स का सिंथेसिस, एंजाइम्स का सिंथेसिस, जो भी हमारे जीन्स जो रेगुलेट कर रहे हैं दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शंस. तो अल्टीमेटली हमारे जीन्स ही हैं जो सारे बॉडी फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और रोल प्ले कर रहे हैं. सो जीन्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है. सो अगर हमारे पास कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, सो जो जिनको हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, so the gene which has the potential to cause cancer is known as an oncogene. These genes frequently exhibit mutations or are highly expressed in tumor cells. Activation of the proto-oncogenes under certain conditions could lead to the oncogenic carcinogenic transformation of the cells. So जो oncogenes होता है उनका जो आप कह सकते हैं उनका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है दैट इज प्रोटो-ऑन्कोजीन्स. पर कुछ भी इंसल्ट हुआ, कुछ भी रीजन हुआ दैट दोस प्रोटो-ऑन्कोजीन्स वर कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स, तो हमारे पास क्या हो सकता है अब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है नॉर्मल सेल्स का, जिसमें वो सेल्स जो है वो कैंसर बनाने लगेंगी. सो दैट इज अबाउट cancer causing genes that are oncogenes. Then comes structural genes. So structural gene is any gene that undergoes transcription and translation to produce proteins other than regulatory factors. तो structural gene जो है हमारे पास transcription and translation undergo करेगा, तो वो बनाएगा क्या, हमारे पास structural components बनाएगा, ऐसे proteins बनाएगा जो regulatory factors नहीं है, यानी रेगुलेटरी फैक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे जो प्रोटीन्स हैं वो हमारा बनाएगा स्ट्रक्चरल जीन्स. देन कम्स एक्सप्रेसर जीन्स. सो एक्सप्रेसर जीन्स
will तो क्या होगा कि जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस by which information stored in a gene is used to produce proteins or other functional products. ठीक है, this is mediated by the process of transcription and translation. So expression की जो process है, that DNA and RNA is changing to protein and then finally जो हमारा final product है वो आ रहा है, तो उसको उनको हम बोलेंगे एक्सप्रेसर जीन्स, जो इस एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहे हैं. देन कम्स रेगुलेटरी जीन्स. तो ऐसे भी जीन्स होते हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ अदर जीन्स. तो एक तो हमारा कैंसर का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प कर रहा है, तीसरा उन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है. एंड फाइनली जो रेगुलेटरी जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर जीन्स. ठीक है, तो ये था हमारे पास सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन. तो स्ट्रक्चरल जीन्स कैंसर कॉज नहीं कर सकते, हमारे एक्सप्रेसर जीन्स एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. ऑन्कोजीन्स जो है हमारा कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स है. एंड देन लास्टली रेगुलेटरी जीन्स जो बाकी सारे जीन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ. In malignant tumors, the cells proliferate, grow rapidly, and move to other parts of the body to form new tumors. This stage of disease is called. तो जो हमारे पास malignant tumors होते हैं उसमें cells proliferate करते हैं, they grow rapidly and they move to other parts of the body. तो इस stage of disease को हम क्या बोलते हैं? So this stage of disease is called metastasis. अब now we will see कि आखिर क्या हो रहा है. So cancer is a disease where cells start to divide uncontrollably and invade the surrounding healthy tissues. This is due to alterations or changes in the genetic material. तो हमारे पास जो cells हैं उनका indefinite division अगर शुरू हो जाता है तो हम उसे कैंसर बोलते हैं. एंड ये जो सेल्स होती हैं दे सराउंड हेल्दी टिश्यूज. सो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अल्टरेशंस और चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल. सो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिविजन की वजह से there is a formation of mass of cells that is called a tumor. So tumors two types के हो सकते हैं, benign and malignant. So benign tumors क्या होता है? Benign का मतलब ही है that they are not malignant, यानी कि ये एक particular location तक ही limited रहेंगे और ये and they do not spread to other parts of the body. So they are generally harmless. जबकि जो malignant tumor है they are cancerous, यानी ये बहुत रैपिडली डिवाइड करेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी होगी ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर नॉर्मल टिश्यूज ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये नॉर्मल टिश्यूज को जाके अफेक्ट करेंगे और उनका भी जो फंक्शंस है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और पूरे धीरे धीरे पूरे बॉडी को हैम्पर करने लगेंगे सारे फंक्शंस को. सो मेटास्टैसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. It is also the major point of difference between benign and malignant tumors. तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं between benign and malignant tumors, तो हम क्या यूज करते हैं? So we use the term metastasis to differentiate कि benign जो है वो metastasis नहीं करते और जो malignant है वो metastasis करते हैं. So the spread of cancer cells begins from the site of origin to other areas of the body via bloodstream and lymph nodes. तो हमारे पास जो कैंसर सेल्स हैं वो स्प्रेड कैसे करते हैं? So जो कैंसर सेल्स हैं वो स्प्रेड करते हैं थ्रू हेमाटोजेनस रूट, या तो ब्लड के थ्रू सेल्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे, या तो हमारे पास लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर होंगे. इसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस ट्यूमर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डिजीज टू द सेकेंडरी साइट इज रेफर्ड टू एज मेटास्टैसिस. तो मान लीजिए प्राइमरी ट्यूमर हमारा यहाँ पे था, तो ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ नोड के थ्रू ये कहाँ चला गया? बोन में चला गया, ब्रेन में चला गया, या लिवर में चला गया, लंग में चला गया और वहां पे जाके ट्यूमर बनाने लगा. सो दैट विल बी कॉल्ड एज मेटास्टैटिक साइट और ये हो जाएगा हमारे पास मेटास्टैसिस. हम इसको बोल सकते हैं कि जो ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज कर चुका है.
सो दैट वाज अबाउट मेटास्टैसिस। अब हम देखते हैं कि बाकी टर्म्स का क्या मीनिंग है, मेटाजेनेसिस, teratogenesis and mitosis. So what is metagenesis? So metagenesis is a pattern of living style where one generation is produced asexually and the next one is produced sexually. तो हमने पॉलिप और मेडुसा स्टेज देखा है। क्या होता है इसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे पास एक स्टेज प्रोड्यूस होता है और फिर वही जो है हमारा सेक्सुअल नेक्स्ट वन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी हम कह सकते हैं। पॉलिप एंड मेडुसा आर टू बॉडी फॉर्म्स ऑफ सीलेंटरेट्स। तो जो सीलेंटरेट्स होते हैं उनके टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा। So polyp will produce medusa asexually and medusa will form polyp sexually. So that is about metagenesis कि polyp पहले medusa को produce करेगा asexually, then medusa फिर से polyp को produce करेगा sexually. So this is called as metagenesis. Then comes teratogenesis. So what is teratogenesis? So teratogenesis को हम क्या define कर सकते हैं? Prenatal toxicity. यानी जब हमारे पास प्रीनेटल पीरियड है उसमें टॉक्सिक कंडीशंस हो रही हैं, दैट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफेक्ट्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस। तो हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है उसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज हो सकती है या हमारे पास फंक्शनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो दैट इज अबाउट टेराटोजेनिसिटी। तो प्रीनेटल टॉक्सिसिटी हो रही है किसी चीज की जो डिस्टर्ब कर रही है इन द फंक्शनल एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस। ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल एक आई दिख रही है। सो इट इज टेराटोजेन। सो टेराटोजेंस को हम बोलते हैं मॉन्स्टर फॉर्मिंग एजेंट्स। तो हमारा जो नॉर्मल चीज है उससे कुछ तो अलग होके निकलेगा जो हमारा बच्चा है। सो मॉन्स्टर फॉर्मिंग एजेंट्स एंड दीज जो टेराटोजेनिक जो हमारे पास बेबीज प्रोड्यूस होते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव ऑल्सो फॉर लॉन्ग। सो दैट इज अबाउट टेराटोजेनिसिटी। देन कम्स हमारे पास माइटोसिस। सो माइटोसिस इज व्हाट? सो माइटोसिस है हमारे पास जो सेल डिविजन होता है उसका प्रोसेस। जो सेल साइकिल में जो पेरेंट सेल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होता है? इंटरफेज एंड देन द एम फेज। सो एम बेसिकली स्टैंड्स फॉर माइटोसिस। सो पहले हमारे पास क्या होता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, देन फाइनली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस इज द सेल डिवीजन। सो इट वाज अबाउट और बीच में जो फेज होता है दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज इज अ फेज ऑफ गैप। तो गैप जो होता है वो इंटरफेज है और जो मेन डिवीजन फेज है दैट इज हमारे पास माइटोसिस। सो दैट वाज अबाउट माइटोसिस एंड दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर होगा मेटास्टैसिस। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। When an apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, the reason could be that कि एक हेल्दी पर्सन है, बाहर से पूरा हेल्दी दिख रहा है, पर साइकेट्रिस्ट के पास गया एंड उसने उसको अनहेल्दी लेबल कर दिया। तो ऐसा क्यों किया उसने? कि पेशेंट वॉज नॉट एफिशिएंट एट वर्क, पेशेंट वॉज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, the patient shows behavioral and social maladjustment, he does not take interest in sports। तो इसमें से कौन सा जो है हमारे हेल्थ के डेफिनेशन में था? सो हेल्थ के डेफिनेशन में था कंप्लीट सोशल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो इसमें से हमारा क्या मैच हो रहा है? एफिशिएंट एट इज वर्क होने से हम नहीं बता सकते कि वो हेल्दी है या नहीं। इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी भी हमें हेल्थ का आइडिया उतना नहीं दे सकती है। Then behavioral and social maladjustment, this is perfectly fitting कि हमारे साइकेट्रिस्ट ने क्यों उसको अनहेल्दी लेबल किया होगा जबकि वो अपरेंटली पूरा बाहर से हेल्दी दिख रहा है। सो द साइकेट्रिस्ट, तो जो पेशेंट है he must be showing behavioral and social maladjustment. So what is the definition of health? So definition of health is the state of complete physical, mental and social well-being. Complete physical, mental and social well-being होना चाहिए। So unhealthy person can be someone who has physical illness as well as a person who is socially and behaviorally maladjusted. Hence, an apparently healthy person, if diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, can be due to signs of behavioral and social maladjustments. So वो पर्सन apparently healthy तो हमें दिख रहा है,
पर कहीं ना कहीं उसको जरूर हमारे पास बिहेवियरल एंड सोशल मैल एडजस्टमेंट होगा, तभी उसको साइकेट्रिस्ट ने बोला है कि ये तो अनहेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है। सो हमें वही हेल्थ की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबीइंग तीनों होना चाहिए, तभी हम क्या कहते हैं उस पर्सन को हेल्दी बोलते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ यहाँ पे फिर से आती है हमारे पास। सो वी नो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन comes to question number 11. Which of the following are the reasons for rheumatoid arthritis? Choose the correct options. So rheumatoid arthritis के बारे में हमारे पास हमें बताना है कि कौन कौन से रीजंस हैं। सो rheumatoid arthritis it is an autoimmune disease. So हमें ऑटो इम्यून डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली बताने हैं। सो द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज होता है? तो नहीं, डिक्रीज हो जाता है, तभी तो हम पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स को सेम समझने लगते हैं। सो अगर इंक्रीज होगा तो वो अच्छी बात है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट डिक्रीज हो रही है। बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, हाँ, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी को जनरली अपने खुद के सेल्स को नहीं अटैक करना चाहिए, पर इन ऑटो इम्यून कंडीशंस बॉडी विल स्टार्ट अटैकिंग इट्स ओन सेल्स। देन मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो नहीं, एंटीबॉडीज का अमाउंट तो सेम है, पर जो एक्शन है वो हमारे पास सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट हो रहा है। Then the ability to differentiate pathogens or foreign molecules from self cells is lost. तो हाँ, यही हो रहा है, इसके वजह से ऑटो इम्यूनिटी देखने को मिल रही है। सो हमारे कौन से ऑप्शन सही होंगे? 2 and 4 जो है वो सही होगा। देन दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। AIDS is caused by HIV. Among the following, which one is not a mode of transmission of HIV? So AIDS जो है वो HIV से होता है, हमें पता है। HIV is human immunodeficiency virus. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। सो अब ये जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। सो इसमें से कौन से हमारे पास HIV ट्रांसमिट नहीं हो सकता है? सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। क्या सिर्फ हैंड शेक करके आपको किसी से HIV एड्स मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ शेकिंग ऑफ हैंड से नहीं होगा, बिकॉज जो एड्स है, acquired immunodeficiency syndrome, is a collection of diseases that arises due to the weakening of the immune system by human immunodeficiency virus, which causes a reduction in the number of helper T cells, making the person susceptible to normal infections. Now, what is the mode of transmission? So the virus will transmit through infected blood, vaginal fluid and semen. Hence, transmission occurs in the following ways. तो ब्लड से, यानी कॉन्टैमिनेटेड ब्लड, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, वेजाइनल फ्लूइड, सीमेन यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और प्लेसेंटल ट्रांसमिशन से हो सकता है ट्रांसमिशन। सो इन कॉन्टैमिनेटेड ब्लड में जो ब्लड है दैट इज कंटेनिंग द वायरस, ठीक है, इफ ट्रांसफ्यूज्ड विदाउट एप्रोप्रिएट टेस्ट, तो हमने एप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं किए ब्लड के साथ और हमने उसका ट्रांसफ्यूजन शुरू कर दिया, HIV के लिए टेस्ट ही नहीं किया, सो इट कैन कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज टू द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को फ्री में ब्लड के साथ HIV भी मिल जाएगा। देन शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, needles that have been used by a HIV positive patient should be disposed of appropriately, otherwise it can spread the disease. तो हमें disposal of needles जो है वो अच्छे से करना है, otherwise अगर हम infected needles को ही use कर रहे हैं, so it can lead to क्या? It can lead to transmission of HIV, जो कि हम नहीं चाहते हैं। So intravenous drug abusers जो हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं नीडल्स एक दूसरे के साथ, और इससे क्या होता है, HIV ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ जाता है। Now sexual contact with an infected person, तो जो वायरस है that is present in the vaginal fluids and semen, so disease जो है वहां से spread कर सकता है अब through sexual contact। अगर आप sexual contact कर रहे हैं किसी के साथ, so
it is advisable to use barrier methods of contraception to protect from sexually transmitted infections. Then प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, जो HIV है वो ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज फ्रॉम द मदर टू द फीटस एंड इट कैन कॉज एन इन्फेक्शन ऑफ द फीटस. नाउ हमारा जो करेक्ट आंसर था दैट इज शेकिंग हैंड्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन. सो क्या शेकिंग हैंड्स में कोई भी बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, वेजाइनल फ्लूइड, सीमेन, ब्लड, तो शेकिंग हैंड्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. सो इन्फेक्टेड पर्सन से हैंड शेक करके आपको HIV नहीं मिल सकता. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जो स्मैक होता है वो कहाँ से हमें मिलता है? लैटेक्स ऑफ पैपावर सोमनिफेरम, लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, फ्लावर्स ऑफ धतूरा, फ्रूट्स ऑफ इरेथ्रोजाइलम कोका. तो जो हमारे पास पैपावर सोमनिफेरम है, दैट इज स्मैक इज व्हाट एक्चुअली? स्मैक इज डाईएसिटाइल मॉर्फिन. सो डाईएसिटाइल मॉर्फिन है और मॉर्फिन हमें पता है कि हमें पैपावर सोमनिफेरम से मिलता है. सो इट इज फाउंड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. तो पहले तो मॉर्फिन चाहिए हमको, तब हम उसका एसिटाइलेशन करेंगे. सो मॉर्फिन मिलता है हमको पैपावर सोमनिफेरम से. सो पैपावर सोमनिफेरम से हमें मॉर्फिन मिला, हमने एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन किया तो हमें क्या मिला? स्मैक मिला. देन कैनबिस सटाइवा से क्या मिलता है? मारिजुआना. सो मारिजुआना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ कैनबिस सटाइवा. सो दैट इज कैनाबिनॉइड्स जो है हमें कैनबिस से मिलते हैं. मैरिजुआना, हैश, चरस, गांजा जो भी है, तो ये होगा हमारे पास कैनबिस सटाइवा से. देन धतूरा जो है इट इज हैल्यूसिनोजेनिक सब्सटेंस और फ्लावर्स ऑफ धतूरा से हमें मिलता है. सो दैट इज अबाउट धतूरा. देन द नेक्स्ट इज इरेथ्रोसाइलम कोका. सो इरेथ्रोसाइलम कोका से हमें मिलता है कोकेन. सो कोकेन इज ऑल्सो, तो ये सारे हमारे ड्रग्स के कैटेगरीज में आते हैं. सो स्मैक हमें याद रखना है कि डाईएसिटाइल मॉर्फिन है एंड वी विल ऑब्टेन smack from acetylation of morphine, that is diacetyl morphine, from the latex of Papaver somniferum. So that was about smack. ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. The substance produced by a cell in viral infection that can produce other cells from further infection. तो जो हमारे पास वायरस है वो एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया. अब वो जो सेल इन्फेक्ट हुई है वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगी जो आज आसपास के सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगा. सो दैट इज, तो वो कौन सा केमिकल होता है? इज इट सीरोटोनिन, इज इट कोलेस्ट्रम, इज इट इंटरफेरॉन और इज इट हिस्टामिन? सो नो डाउट इट इज इंटरफेरॉन. सो बाकी सारी चीजें क्या हैं? सो व्हाट इज सीरोटोनिन? सीरोटोनिन एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो सीरोटोनिन तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है और कौन सिंथेसाइज करता है? तो मास्ट सेल्स सिंथेसाइज करते हैं एंड इट गेट्स रिलीज्ड इन द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस. Now what is colostrum? So colostrum is the secretion released from the mammary gland just after childbirth. तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो जो पहला मिल्क रिलीज करते हैं दैट इज colostrum, and colostrum is rich in IgA antibodies and it also confers passive immunity. यानी बने बनाए एंटीबॉडीज जो हैं वो बच्चे को मिलते हैं from the colostrum and they are of IgA type. So that is about colostrum. Then जो हमारा आंसर है दैट इज इंटरफेरॉन. सो इंटरफेरॉन्स क्या है? They are signaling proteins produced by the virus infected cells which protect other cells from infection. It alerts the immune system and the neighboring cells when a cell gets infected by the virus. तो वायरस ने सेल को इन्फेक्ट किया, उसको वो उसके अंदर के सारी चीजें को डिस्ट्रॉय कर रहा है वायरस. तो वो सेल जो है क्या करेगा? वो चाहेगा कि उसके आसपास के सेल्स और पूरी बॉडी जो है अवेयर हो सके कि इन्फेक्शन हुआ है. तो वो क्या रिलीज करेगा? इंटरफेरॉन्स रिलीज करना स्टार्ट करेगा. जो आसपास के लोग हैं उनको बचाना चाहेगा, आसपास के जो सेल्स हैं. सो वो क्या करेगा? इंटरफेरॉन्स रिलीज करना शुरू कर देगा. Then histamine. So what is histamine? Histamines are the chemicals present in mast cells, the release of which causes allergic reactions. तो हिस्टामीन के वजह से, हिस्टामीन्स मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनके रिलीज के वजह से क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शंस होता है. सो
and that is about histamine. So ये था हमारे पास question number 14. Now we come to question number 15. Transplantation of tissues, organs to save certain patients often fails due to rejection of such tissues and organs by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejections? तो हमें पता है कि organ donation एक procedure होता है. So organ donation में we donate an organ of other patient to the healthy patient after proper matching. फिर भी chances है कि जो नया ऑर्गन है उसको जो हमारा पेशेंट है वो फॉरेन की तरह आइडेंटिफाई करेगा एंड उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शंस जो हैं वो होंगे. तो ऐसा कौन से इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है? क्या है वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से है? क्या वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से है? क्या वो फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से है या वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से है? सो हमें ये याद रखना है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज बिकॉज ऑफ द टी सेल्स. जो टी सेल्स है वही रिस्पॉन्सिबल है इस ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो हम नाम यूज करते हैं. सो दैट इज ऑफ सेल मेडिएटेड टाइप जो है उस सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज मेडिएटेड बाय टी सेल्स और टी सेल्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. So autoimmune response occurs when the immune system fails to recognize its own cells and start producing antibodies against them. So हमारा बॉडी है अगर हमारे सेल्स को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है और एंटीबॉडीज बना रहा है उनके अगेंस्ट, तो दैट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. देन ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मेडिएटेड बाय बी lymphocytes which produce serum antibodies against the invading foreign antigens. So ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स तो हमारे बी सेल्स कंट्रोल करते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स एंड बी मेमोरी सेल्स एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. देन फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी सिक्रीशन से होता है डायरेक्टली. सो जो बॉडी सिक्रीशंस है जैसे कि एसिड ऑफ द स्टमक है, लाइसोजाइम इन द टीयर्स है, देन सलाइवा जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस. तो कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी हैं जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं. सो क्या फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट रिजेक्शन कराएगा? तो नहीं. क्या हमारे बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो कराते हैं? तो वो भी नहीं. तो हमारे कौन से कराते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो जो बॉडी है उसके पास एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस. ठीक है, तो बॉडी के पास एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. पर जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसमें मेनली क्या होते हैं? टी सेल्स होते हैं विच रिलीज साइटोकाइंस इन रिस्पॉन्सिबल टू फॉरेन ऑब्जेक्ट्स. तो जो हमारे पास फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है उनके अगेंस्ट साइटोकाइंस कौन रिलीज करता है? तो टी सेल्स रिलीज करते हैं. सो रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट जो है यहाँ पे हम जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसका रिजेक्शन किसके वजह से होता है? ड्यू टू सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी टी सेल्स ही जो है वो ही हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट. एंड वो कौन मेडिएट करता है इसको? तो जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स हैं वो ही मेडिएट करते हैं जो रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट है. सो जो रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट होगा दैट इज मेडिएटेड बाय सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए. Now, question number 16 is antibodies present in colostrum which protect the newborn from certain diseases is of IgG, IgA, IgD and IgE type. So, जो antibodies colostrum में present होती हैं, they are of IgA type. ठीक है? So, IgA type तो हमारे पास जो antibodies हैं वो क्या होती हैं? They are Y-shaped blood proteins that are produced by plasma cells. ठीक है? they bind to foreign particles and invade them. हमें पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है. जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन को बाइंड करती हैं और हमारे पास इन्वेड करती हैं. सो IgA जो है that is usually found in liquids like breast milk, serum, saliva and fluids of an intestine. So IgA in breast milk also protects an infant's gastrointestinal tract from microbial activity. जो IgA है जो हमें मदर्स मिल्क से बच्चे को मिल रहा है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बच्चे को
और इन्फेंट के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटी। सो जो आईजीए है इट जनरली कॉन्स्टिट्यूट्स 13% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी कंटेंट। तो जो 13% है टोटल एंटीबॉडी कंटेंट का, दैट इज मेड अप ऑफ आईजीए एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, दैट इज IgA1 एंड IgA2। तो जो IgA1 है दैट इज हाईली फाउंड इन सिक्रीशंस, और इसको ही हम सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इट एग्जिस्ट्स बोथ इन द मोनोमेरिक एज वेल एज डाइमेरिक फॉर्म्स। तो IgA जो है मोनोमेरिक के फॉर्म में भी हो सकता है एंड डाइमर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड लिमिट्स इन्फ्लामेशन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह है जो IgA बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा तो अभी उतने ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको क्या चाहिए? पैसिव एंटीबॉडीज चाहिए। तो वो उसको कहाँ से मिले? मदर्स मिल्क से मिले, कोलेस्ट्रम से मिले इन द फॉर्म ऑफ IgA। सो इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट पाथवे विच पार्टिसिपेट्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये IgA जो है वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को भी हमारा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ताकि वो भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट कर सके। सो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG जो है वो कहाँ मिलेगा हमें? सो ये इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटस एंड प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ। सो इन्फेंट को, जब तक इन्फेंट का जन्म नहीं होता तब तक उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? IgG। It is the most abundantly found globulin. So सबसे ज्यादा जो फाउंड होता है that is IgG. Then जो immunoglobulin D है that is involved in the production of antibodies by B cells. So जो B cells antibodies produce करते हैं that is facilitated or enhanced by IgT. Then what is IgE? So IgE जो है हमारे पास it is present in the linings of respiratory and intestinal tracts, और ये IgE जो है that plays a major role in हमारे पास allergic reactions. So allergic reactions में किसका रोल है? हमारे पास IgE का रोल है. So that is the explanation of all the different types of antibodies जो हमारे पास mentioned है यहाँ पे. That was about question number 16. Now question number 17. Tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline. The component causing this would be. So जो टोबैको कंजम्पशन होता है उसके वजह से हमारे पास एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है। तो ये कौन करवा रहा होगा? सो जो हमारे पास टोबैको है उसमें क्या होता है? निकोटिनिक एसिड या फिर निकोटीन, और ये निकोटिनिक एसिड जो है वही रिस्पॉन्सिबल है for release of adrenaline and noradrenaline. So nicotine is an alkaloid and it is an active ingredient of tobacco. So ये क्या करता है? adrenal gland को stimulate करता है to produce क्या? adrenaline and noradrenaline, resulting in an increase in blood pressure and heartbeat. सो इस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के रिलीज के वजह से ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है। देन टैनिक एसिड क्या है? इट इज एन एस्ट्रिंजेंट एंड ये एस्ट्रिंजेंट है एंड कहाँ प्रेजेंट होता है? टी में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज क्यूरामीन. So what is curamine? Curamine is a pain relieving drug that contains curcumin as an active ingredient, and curcumin is the chemical constituent of turmeric. क्यूरामीन आता है सर्क्यूमिन आता है फ्रॉम टर्मरिक. देन कैटेचीन. So catechin is the phenolic compound that has antioxidant properties. It is present in tea and cocoa. So catechin जो है इसके पास antioxidant properties है and ये phenolic compound है and tea and cocoa में present होता है. So that is about catechin. So हमने देख लिया सारे options. तो कौन सा component है जिसकी वजह से adrenaline and noradrenaline का release हो रहा है? So that is nicotine and rest tannic acid तो हमारे पास टैनिक एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट इन टी. क्यूरामीन तो हमें टर्मरिक से सर्क्यूमिन से मिल रहा है एंड क्यूरामीन इज एन एनाल्जेसिक एंड कैटेचीन जो है वो हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड है एंड इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है. तो आपने देखा हमने सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया और ये एक एक ऑप्शन जो है हमें एक्स्ट्रा नॉलेज देता है और वही इम्पोर्टेंट है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि ऑप्शंस देने का भी कुछ रीजन है. एग्जामिनर ऐसे ही हमें ऑप्शंस नहीं देता. सो आज के लिए हम क्वेश्चन 17 तक ही करेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।